हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस और बीपीएससी पीटी दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है और छोटा वेवलेंथ होने की वजह से इसका डिफ्रैक्शन जो है कम होता है। इस कारण से ये हमारी आंखें इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है और सीधी रेखा में गमन करता हुआ देखती है हमारी आंखें। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का बहुत छोटा होना ही इसका कारण है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम को रिलेट करने वाला जो फार्मूला है वो है म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर हम कहें वैक्यूम, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो यहाँ से यदि भी हम निकालें तो भी हो जाएगा सी बाई म्यू। इसका मतलब है ये फार्मूला हमें क्लियरली बता रहा है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से न्यूनतम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा। तब प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। तो इनमें से सब जल हो गया। जल का कितना होता है? जल का 1.33 होता है। और निर्वात वायु कांच का जो है वो होता है इसमें 1.5। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी 1.5 होता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वायु का हम 1 ले सकते हैं, निर्वात का भी लगभग 1 निर्वात का 1, वायु का भी लगभग 1 ले सकते हैं। कांच का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से कांच में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं, मतलब बदलते हैं। कौन सा चर है जो बदलेगा? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे कभी भी चेंज नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी होगा वो गलत होगा। तो ए गलत, बी गलत, सी में भी फ्रीक्वेंसी है गलत। तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाएगा, यानी वेवलेंथ एंड स्पीड जो है वो बदल जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो मान लेते हैं कि ये बाउंड्री है मीडियम का, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। एक लाइट रे ऐसे जा रही है और ये है यहाँ पे नॉर्मल। तो अब देखते हैं कि नॉर्मल की ओर जाएगी या नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, हमें पता नहीं है। मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और इधर मान लेते हैं कि ये इधर की ओर जा रही है, ये आर है, ये आर है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पे आर है। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1। म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 को क्या लिख सकते हैं? सी बाई वी 2 लिख सकते हैं, और म्यू 1 को क्या लिख सकते हैं? सी बाई वी 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, या फिर ये वी 1 ऊपर चला जाएगा, वी 1 बाई वी 2। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मान लीजिए ये 1 जो है सघन माध्यम है और 2 जो है विरल माध्यम है। तो म्यू 2 का वैल्यू क्या होगा? म्यू 1 से म्यू 2 का वैल्यू जो होगा म्यू 1 से लेस होगा, विरल माध्यम है। तो म्यू 2 का वैल्यू जो ही म्यू 1 से लेस होगा तो ये म्यू 2 बाई म्यू 1 का वैल्यू 1 से लेस हो जाएगा। तो 1 से लेस हो जाने की वजह से साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। इस कारण से साइन आई का वैल्यू साइन आर से लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि आई का वैल्यू आर से लेस हो जाएगा, मतलब आर ग्रेटर हो जाएगा। तो आर ग्रेटर होने के लिए क्या होगा? नॉर्मल से अवे बेंड करना पड़ेगा ना। आर तभी ग्रेटर होगा जब नॉर्मल से अवे। तो पहली बात तो यह है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जाएगी तो
बेंड करेगी किधर, नॉर्मल से अवे की ओर बेंड करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे देखिए μ2/μ1 का वैल्यू लेस देन 1 है, तो μ2/μ1 v1/v2 के इक्वल है, तो लेस देन ये भी v1/v2 भी तो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब है कि v1 लेस देन होगा v2 के, मतलब v2 का वैल्यू ग्रेटर होगा v1 से। तो v2 का वैल्यू जो है v1 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्रेटर है फर्स्ट मीडियम से, इसका मतलब है कि स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। तो जब सघन मीडियम से यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी और उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इसकी चाल बढ़ जाती है तथा वह अविलंब से दूर हट जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो मान लेते हैं साबुन के झाग में मान लेते हैं कि ये लेयर है, ये लेयर है, तो इसमें जब कोई भी मान लेते हैं कि ये सोर्स है, लाइट का सोर्स है, यहाँ से जब लाइट रे आती है तो एक तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंड लेयर से टकराती है तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है एंड रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो दोनों ही जगह से रिफ्रैक्ट होने वाली रे के बीच में इंटरफेरेंस होता है और रिफ्लेक्ट होने वाली रे के बीच में भी इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स। जैसे मान लीजिए कि लाइट रे यहाँ आ रही है तो यहाँ पे दो घटनाएं होगी, एक तो रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी और दूसरा यहाँ से कुछ रिफ्रैक्शन होगा इसका, और इस सरफेस पे आ गई तो यहाँ पर भी दो घटनाएं, रिफ्लेक्ट होगी और फिर रिफ्रैक्ट होगी। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है आपस में इंटरफेयर करेंगी और ये इधर जो दो रिफ्लेक्टेड रे गई हैं वो भी आपस में इंटरफेरेंस करेंगी। तो इंटरफेरेंस ही कारण है जिसकी वजह से साबुन का झाग जो है वो चमकता है। तो इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म इस टॉपिक का नाम है। तो इसमें हो जाएगा व्यतिकरण, तो हो ही जाएगा इंटरफेरेंस, इसके अलावा मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा है ना, तो बहुलित परावर्तन एंड व्यतिकरण, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ से जाता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, यहाँ से एक लाइट रे जा रही है तो ये क्या करेगी, नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, नॉर्मल से अवे बेंड कर गई। अब थोड़ा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा देते हैं तो ये और नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस बाउंड्री के पैरेलल हो जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा 90 डिग्री इस केस में हो जाएगा। तो इस केस में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो और उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसी को कहा जाता है क्या, थीटा सी, यानी क्रांतिक कोण इसको कहा जाता है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का मतलब क्रिटिकल एंगल इसको कहा जाता है। तो क्रिटिकल एंगल, अब क्रिटिकल एंगल से जो ही थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी रेज का ज़्यादा हुआ तो वो जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में लौट करके आ जाती है। इसी फिनोमिनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR कहा जाता है। तो TIR कब होगा, जब रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। अब देखिए बी ऑप्शन में कह रहा है कि जल से कांच में जाएगी, तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और कांच का 1.5 होता है। तो इसमें रेयर से डेंसर में जा रही है, TIR नहीं होगा, तो इसमें तो होगा नहीं। वायु से जल में, वायु रेयर मीडियम है, जल जो है डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, इसमें भी नहीं होगा TIR। वायु से कांच में, वायु रेयर हो गया, कांच डेंसर हो गया, इसमें भी TIR नहीं होगा। हीरे से कांच में, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कांच से, ग्लास से, तो यहाँ पे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो यहाँ पे TIR होगा। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन या TIR के थ्रू जाता है। कैसे, जैसे ऑप्टिकल फाइबर की यदि हम बात करें तो इसमें दो लेयर्स होते हैं, अंदर वाले को सिलिंड्रिकल, अंदर वाले जो सिलेंडर है उसको हम कोर कहते हैं और बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है। तो मतलब ये हो गया कोर और ये हो गया क्लैडिंग। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, क्लैडिंग का कम होता है। मतलब कोर जो है ये
डेंसर मीडियम है और क्लैडिंग जो है वो रेयरर मीडियम है। तो जब कोई भी सिग्नल, ये लाइट ही रे क्यों ना हो, इस तरीक़ा से इसमें इंसिडेंस कराया जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जो है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होने की वजह से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ आई रे, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर भी TIR होगा, फिर वहाँ चली गई, फिर यहाँ पे TIR। तो इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह, एक एंड से दूसरे एंड तक ऑप्टिकल फाइबर में चली जाती है। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका मिराज का क्या कारण है? तो जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पे कोई ट्री है, मान लेते हैं कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। तो हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, यानी टेम्परेचर कम होने लगता है, मतलब ऊपर का मीडियम डेंसर है और नीचे का मीडियम रेयरर है। तो यहाँ पे कोई रे जब चल रही है तो लेयर्स में बांट दीजिए, इसको लेयर्स में बांट दीजिए। तो यहाँ से रे आई तो इसको सीधे ना जा कर के नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। यहाँ पर भी जो आई क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से ये नॉर्मल से अवे बेंड कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हर एक नीचे वाला लेयर जो है अपने ऊपर वाले लेयर से रेयर मीडियम है, यानी विरल माध्यम है। तो इस कारण से नॉर्मल से अवे बेंड करते करते यहाँ पे ऐसा आता है कि सॉरी, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल नहीं है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता। यहाँ पे आकर के एक जगह ऐसा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए, इधर कोई पर्सन है जो देख रहा है, मान लीजिए कोई जानवर ही है, देख रहा है। तो देखेगा तो क्या ये रे कहाँ से उसको आती हुई प्रतीत होगी? पीछे से आती हुई प्रतीत होगी ना। तो ये रे यहाँ से इस पत्ती से चली हुई थी, तो इस पत्ती का इमेज यहाँ बन जाएगा। तो मतलब ये रहा कि यहाँ पेड़ का जो है नीचे इमेज बन जाएगा, पेड़ का इमेज जो है ये ट्री का इमेज नीचे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो जानवर है वो देखेगा, क्या देखेगा? नीचे इमेज बना हुआ है, मतलब नीचे कोई पोखर है, कोई पौंड है, कोई तालाब है, यानी कोई वाटर बॉडी है, उसी में इस ट्री का इमेज बना हुआ है। इसी को तो मिराज कहा जाता है, यानी मृग मरीचिका कहा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक लेयर जो है, एयर का लेयर जो है, हर एक ऊपर वाला लेयर जो है सघन माध्यम में अपने नीचे वाले से, तो लाइट रे जो आ रही है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। इस कारण से नॉर्मल से अवे बेंड होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से उस ट्री का इमेज नीचे बन जाता है, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है और पानी में उस पेड़ का, उस वृक्ष का इमेज बना हुआ है। और रेगिस्तान में रहने वाले जानवर वहाँ पे दौड़ करके जाते हैं पानी की खोज में, वहाँ जाते हैं तो पानी मिलता नहीं है। फिर दूर किसी पेड़ को देखते हैं, उसका इमेज नीचे बना हुआ रहता है, तो वहाँ दौड़ करके जाते हैं, वहाँ भी पानी नहीं मिलता है, तो पानी के तलाश में वो भटकते रहते हैं। यही है मृग मरीचिका। तो किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सतह पर, समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। कैसा होगा तेल का मुक्त पृष्ठ? तो जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और ये तेल का लेयर है जब एक्सेलेरेशन नहीं है। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया तो इसका जो शेप कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगा, तिरछा। एक्सेलेरेशन ए से जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ऑयल के जो मॉलिक्यूल हैं, तेल के जो कण हैं, चूँकि एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है तो इस पे एक स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा। स्यूडो फोर्स कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, तो हर एक मॉलिक्यूल पर जो है स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लग रहा है। तो पीछे की ओर लगने की वजह से इसका शेप कुछ इस तरीक़े से तिरछा हो जाता है, समतल नहीं रहेगा, तिरछा हो जाएगा। पीछे वाला जो ऊपर उठा हुआ रहेगा और आगे वाला नीचे दबा हुआ रहेगा। तो क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी,
सी में होगा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, पिछले सिरे पर जो है गहराई अधिक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत झुका होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, पिछले सिरे पर अधिक गहराई है और अगले सिरे पे कम गहराई है। इस तरीके से तिरछा होगा यदि आगे की तरफ ये टैंकर जा रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गेंदें एक ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मान लेते हैं कि एच हाइट से जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है, यू इज इक्वल टू 0 है, एच हाइट है, ये ऊपर से नीचे तक एच हाइट है। तो हम जानते हैं कि भी इज इक्वल टू टी हम निकाल लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। एस इज इक्वल टू फार्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो 0 है, एस कितना है, एच है, यू 0, तो 0 रख देते हैं। तो हाफ और एक्सेलेरेशन कितना है, जी है, तो जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी यदि हम निकालें तो टी का वैल्यू आएगा अंडर रूट 2h बाई जी, 2h बाई जी। यानी जो 10 किलो का ऑब्जेक्ट है उसको भी गिरने में अंडर रूट 2h बाई जी टाइम लगेगा, और 1 किलोग्राम भार वाले ऑब्जेक्ट को भी गिरने में अर्थ सरफेस पे आने में अंडर रूट 2h बाई जी टाइम लगेगा, यानी इक्वल टाइम लगेगा। मतलब ये रहा कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी में मास शामिल नहीं है, द्रव्यमान नहीं आ रहा है, इस कारण से द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा टाइम। तो दोनों ही गेंदें एक ही साथ आएगी, दोनों ही मास जो है एक ही साथ पहुँचेंगे द्रव्यमान। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है, तो भार एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वही फोर्स जो है भार होता है, यानी वेट होता है। तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसी भी वस्तु का भार किस बात पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। तो जी जहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा, जहाँ जी का वैल्यू कम होगा वहाँ पे भार कम होगा। तो ध्रुवों पर जी का वैल्यू अधिक होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो ध्रुवों पे अर्थ जो है चिपटी हुई है, तो यहाँ आर का वैल्यू कम है, और हम जानते हैं कि जी इज इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू जहाँ पे कम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो पोल पे आर का वैल्यू अर्थ के चपटा होने की वजह से कम है, इस कारण से पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भार सबसे ज़्यादा होगा। तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होगा, नहीं। विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, नहीं। विषुवत रेखा पर कम होगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर आर का वैल्यू ज़्यादा है, इस कारण से जी का वैल्यू कम होगा, जी का वैल्यू कम होने से भार कम होगा विषुवत रेखा पर। मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होगा। देखिए हाइट के अकॉर्डिंग जी का वैल्यू कम होते जाता है, तो पर्वतों पर जैसे जाएंगे तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, तो जी का वैल्यू जब कम हो जाएगा पर्वतों पर तो वहाँ पे भार कम हो जाएगा। तो मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक नहीं कम होता है भार, तो ये भी गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा, ध्रुवों पे अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शित है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ इसमें से कौन सा सही है। तो किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो यू इज इक्वल टू 0 हो गया, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू हम कहें या एस इज इक्वल टू कहें, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है तो यू टी वाला टर्म 0, तो हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन यानी जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ रहा है एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ रहा है। हाफ जी टी क्या है, एस इज इक्वल टू क्या हो गया, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 5 टी स्क्वायर के फॉर्म का ये एक इक्वेशन आ रहा है। एस इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, मतलब डी इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए 10th क्लास में जो आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक थी उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि y इज इक्वल टू, डी को हम y मान लें, टी को, तो y इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 5x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक पैराबोला होता था कुछ इस तरीका से, कुछ 10th क्लास में ज़्यादा तो नहीं दिया, 1-2 जगह आर एस अग्रवाल के बुक में दिया हुआ, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा ये। और 11th-12th में तो ये पूरा ग्राफ पढ़ना ही है, जो मैथ लेकर के पढ़े होंगे उनको मिला ही होगा। तो इसका ग्राफ होगा एक पैराबोला, पैराबोलिक कर्व होगा इसका, मतलब डी और टी के बीच में जो ग्राफ होगा एक पैराबोलिक कर्व होगा।
तो पैराबोलिक कर्व किस में नज़र आ रहा है, ए वाले में नज़र आ रहा है कुछ इस तरीक़ा से। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? देखिए टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π√L/g। तो गर्मी के मौसम में थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, जो लेंथ है, जो सिंपल पेंडुलम उसमें लोलक लगाया गया है उसका लेंथ जो है बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ जाने की वजह से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर लगाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है यानी स्लो हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं नहीं, कुंडली में घर्षण होता है नहीं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो देखिए सरफेस टेंशन एक फिनोमिनन होता है, पृष्ठ तनाव। वो कौन सा फिनोमिनन होता है, इसके तहत कोई भी लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है, और मेम्ब्रेन चूँकि स्ट्रेस्ड है तो क्या करेगा, अपने आप को सिकोड़ना चाहेगा, सिकोड़ करके मिनिमम एरिया बना करके रखना चाहेगा। तो ये किसकी वजह से, इसी फिनोमिनन को कहा जाता है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। तो कैसा फिनोमिनन है, कोई भी लिक्विड सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है और जितना पॉसिबल हो सके अपने एरिया को मिनिमाइज करके रखना चाहता है, पृष्ठ तनाव उसी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो किसी भी लिक्विड, कोई लिक्विड ड्रॉप हो या सोप बबल हो, तो अंदर जो है कनकेव सरफेस है और बाहर कन्वेक्स सरफेस है। तो कनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कन्वेक्स साइड से ज़्यादा ही होता है। कितना होता है, जो प्रेशर का डिफरेंस आता है, कनकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड से हमेशा 2T/R टर्म से ज़्यादा होता है, टाइम से ज़्यादा होता है। टी क्या है, सरफेस टेंशन है, तो डेल्टा पी जो होगा वो होगा 2T/R। 2T/R ज़्यादा होता है, मतलब कनकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड से 2T/R ज़्यादा होता है। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से ऊपर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका उठकर, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? देखिए जो एयर का जो बबल है इसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, यानी P2 जो है वो ग्रेटर है P1 बाहर के प्रेशर से, और ये जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे प्रेशर जो है बाहर का प्रेशर और कम होते चला जाएगा। तो बाहर का प्रेशर कम हो गया पहले से और अंदर का प्रेशर तो उतना ही ज़्यादा है ही, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा उसका आकार। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तब देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, तो हम जानते हैं कि पानी के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करते चला जाता है। तो यहाँ 1 वाला जो छिद्र है यहाँ का प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ पे वाटर ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे निकलने वाले वाटर का स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो इसमें से डी हो जाएगा 1, या फिर टोरिसोली का जो एक इक्वेशन होता है 2GH का रूट, ये स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड। तो h का वैल्यू सबसे नीचे वाले के ऊपर से हम h लेते हैं, सतह से कितना हाइट नीचे है, तो फर्स्ट जो है इसका हाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से निकलने वाले जो वाटर है उसका स्पीड ज़्यादा होगा, उसका स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इसका रेंज ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा दूर तक फेंकाएगा। तो राइट ऑप्शन डी होगा। ऐसे दोनों ही तरह से समझ लीजिए, या तो प्रेशर के टर्म में समझ लीजिए या इक्वेशन लगा करके समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। ये सारे क्वेश्चंस UPPCS PT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।